हेलो बच्चों, कक्षा 7 की विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के दूसरे पाठ की शुरुआत करेंगे। पहला पाठ हम लोग मानव जीवन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ चुके हैं। हम दूसरे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। रेशों से वस्त्र तक किस तरह हमें किन किन प्रकार संसाधनों से रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे कैसे वस्त्रों का निर्माण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का अपना टॉपिक, हमारी जो इकाई है इसमें इकाई 2, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इन चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट कर लिया जाए। सबसे पहले उन पौधों और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, हमारा पहला टॉपिक होगा। उसके बाद ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु होंगे, उन जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऊन तैयार करने की जो विधि होती है उस विधि के बारे में पढ़ा जाएगा कि कौन सी विधि के तहत ऊन को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेशम और रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वह क्या होता है और उनसे हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, यह हमें पढ़ना है। और फिर दैनिक जीवन में जो जंतु रेशे होते हैं उनकी क्या उपयोगिता है और क्या उनका महत्व है, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। अब हमारी इस दूसरी इकाई में हमें इन बिंदुओं के तहत पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट कि पौधों एवं जंतुओं से रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में आपने पढ़ा था, जैसे कपास, जूट। और इस इकाई में हम जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं जैसे कि ऊन, रेशम, और उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, उनसे कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। पौधों एवं जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होने वाले हैं उन्हें अलग अलग प्राप्ति के आधार पर अलग नाम दिया जाता है। जैसे जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं, पादप रेशे कहलाते हैं वह। और जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जंतु रेशे कहते हैं या जांतव रेशे कहते हैं। कपास के पौधे से जो बिनौला होता है उससे रुई से, पटसन या सनई के पौधे के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का जो उपयोग होता है वो कागज़ बनाने में किया जाता है, सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है, चादर बनाने में किया जाता है, पर्दे बनाने में किया जाता है, और भी जो कपड़े उपड़े हम पहनते हैं वो सारी चीज़ें बनाने में कपास के रेशों का उपयोग किया जाता है। जबकि जो जूट के रेशे होते हैं थोड़ा मोटे होते हैं, थोड़ा खुरदरे होते हैं, इसलिए उन जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी, ये सब सारे आइटम तैयार किए जाते हैं। तो जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उन्हें हम जंतु रेशे कहते हैं। जंतुओं से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं उनमें प्रमुख जो रेशा है वह है ऊन। ऊन के रेशे जो भेड़ से या याक के शरीर के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तथा दूसरा जो जंतु है वो रेशम के कीड़े हैं, जो कि रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तो दो तरह के जंतु रेशे हैं, एक ऊन और दूसरा रेशम। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यह था उपयोग और कहाँ से यह प्राप्त होते हैं। अब हम कुछ ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में देख लेते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। सामान्य रूप से जो भेड़ की त्वचा से बाल प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को हम ऊन कहते हैं, जो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम ऊन कहते हैं, उनका नाम ऊन रखा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनके जैसे कि याक, ऊंट, बकरी, इनके शरीर के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है और यह ऊन हमें इन्हीं जंतुओं से प्राप्त होता है जिनके बारे में हम बता रहे हैं। जिन वासस्थानों पर बालों से ढके हुए जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्षेत्र में जो जंतु पाया जाता है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु से प्राप्त रेशों के ऊन से ही उस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे
जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी पाई जाती है, अंगोरा बकरी, उस अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। उसी आधार पर उस ऊन का नाम भी रखा जाता है, जिस जंतु से, जिस तरह की प्रजाति से वह प्राप्त होता है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक जो है वह तिब्बत में पाया जाता है, तो याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। दक्षिणी अमेरिका में एक जंतु पाया जाता है, लामा और एल्पेका। उन जंतुओं से प्राप्त ऊन वहाँ दक्षिण अमेरिका में काफ़ी बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो जंतु जिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, उनसे प्राप्त ऊन ही उस क्षेत्र में बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा जंतु किस तरह होता है, किस तरह घने बालों वाले। यह है घने बालों वाली भेड़ आपकी, और यह याक है, ऊँट है। उसके बाद लामा है, किस तरह का होता है जंतु। यह आपकी बकरी है, अंगोरा बकरी है। यह मेरिनो भेड़ होती है, और यह आपकी यह भी भेड़ ही है। एल्पेका है, ये भेड़ नहीं है, आपका जो है एल्पेका है। तो यह जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त करने के लिए जो है बाल प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊन तैयार करने की विधि क्या होती है। जो हम अपने बारे में अगर बात करते हैं, तो जो हमारे सर के बाल होते हैं, उनकी अपेक्षा जो शरीर के रोए होते हैं वह अधिक मुलायम, पतले और हल्के होते हैं। ठीक इसी तरह जो भेड़ें होती हैं, उनमें भी दो तरह के बाल दिखाई देते हैं। जो दाढ़ी के बाल होते हैं, भेड़ों की दाढ़ी के बाल, वह थोड़ा रूखे बाल होते हैं, जबकि जो त्वचा पर स्थित हल्के पतले बाल होते हैं वह मुलायम बाल होते हैं। इन्हीं त्वचा पर स्थित बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ का पालन और प्रजनन, कैसे पालन और प्रजनन किया जाता है। हमारे देश में जो है भेड़ों का जो ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यह क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहाँ पे भेड़ का पालन अधिक किया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पहाड़ी क्षेत्र और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भाग में तमाम ऐसे गणेरियों द्वारा भेड़ के झुंडों को पाला जाता है। आप लोग भी गांव में देखते होंगे कि झुंड के झुंड जो है भेड़ों को पाला जाता है। तो इन भेड़ों का उपयोग इनसे ऊन प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। मुख्य इनका उद्देश्य पालने का यही होता है। भेड़ जो होती हैं वह सब शाकाहारी होती हैं और अक्सर वो घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। भेड़ पालक उन्हें चारे के लिए जो है दालें, मक्का, ज्वार, खली, ये सब चीज़ें भी खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों की जो रेशों की गुणवत्ता होती है वह किस तरह का भोजन कर रही, किस तरह के जलवायु में है और किस तरह उसकी देखभाल हो रही है, इसी पर निर्भर करता है। जितना बढ़िया उन्हें भोजन मिलेगा, जितनी अच्छी उनकी जलवायु होगी और उनकी देखभाल होगी, उतनी ही बढ़िया क्वालिटी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले ऊन हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी भेड़ की नस्लें होती हैं जिनके शरीर पर बहुत घने बाल होते हैं, जिनसे बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में ऊन, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त की जा सकती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। कहने का मतलब अच्छा ऊन प्राप्त करने के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा ऊन प्राप्त करने के लिए अच्छी नस्ल की भेड़ों को चयनित किया जाता है कि इनसे ही बच्चे पैदा होंगे। तो यह जो प्रक्रिया होती है अच्छी क्वालिटी के भेड़ों के चयन की, यह वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए, नीचे वाली लाइन पढ़ें, नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यह आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि वर्णात्मक प्रजनन किसे कहा जाता है। ठीक, और चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि भेड़ों के कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का
उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। चाहे जितना घेरे में बनाए हैं पूरा आप इसके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, और चाहे तो अंतिम लाइन को भी लिख सकते हैं। वैसे पूरा लिखें तो बेहतर रहेगा। यह जो घेरा गया पार्ट है यह वर्णात्मक प्रजनन के उत्तर के रूप में है। तो यह था आज का लेसन। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कुछ भारतीय नस्लें जो भेड़ों की होती हैं, जिनसे ऊन प्राप्त होता है, उस क्षेत्र विशेष में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि ऊन को कैसे संसाधित किया जाता है, वह कौन कौन से चरण होते हैं। तो मिलते हैं अपने उस अगले लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।